नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। जीके, जीएस, एसएसटी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप क्लासेस अटेंड कीजिए। यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं आपको मेरे द्वारा। बाकी सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर दे रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2024 का ये पेपर है आपका, दिसंबर का। क्वेश्चन है आपके सामने, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी। अच्छा, ये हमने कर लिया था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 71 से करना है हमें। 70 हम कर चुके थे। चलो, 71 क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है भाई भारतीय संविधान? पढ़ लेते हैं। सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम सुनिश्चित करता है। दूसरा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार करता है, सुनिश्चित करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तीसरा, द बेसिक लॉज और रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, जो बुनियादी कानून या नियम है जिनका पालन सभी को करना होता है, ये भारतीय संविधान में है। या धार्मिक संस्थानों की संरचना के बारे में भारतीय संविधान निर्धारित करता है। 71। तो देखो भाई, सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों को जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं उनकी भागीदारी के लिए नियम बनाना, वो ये नहीं करता, कानून है उसके लिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है, नहीं बनाता। बुनियादी कानून जरूर बताता है और नियम बताता है जिनका पालन सभी को करना है, ये भारतीय संविधान हमें बताता है। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ये संविधान क्या है? ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? भारतीय संविधान क्या है? हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। हमारे देश का क्या है? सर्वोच्च कानून है ये हमारे देश का। ठीक है। अब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं इसको, जो बेसिक नियम कानून हमें बताता है, सबको फॉलो करने होते हैं। चाहे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो हमें अधिकार मिले हैं, उनका भी कोई उल्लंघन नहीं करेगा, सब सम्मान करेंगे। हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की, जो 1976 में जोड़ी गई थी पहली बार 10, ठीक है, बाद में 2002 में एजुकेशन वाली फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, ये भी हमें फॉलो करना है। धार्मिक संस्थानों की संरचना के बारे में हमें बताता है, ऐसा कुछ नहीं बताता, क्योंकि इंडिया खुद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो किसी धार्मिक संस्थान के बारे में बात नहीं करेगा। तो तीसरा सही हो जाएगा, बेसिक लॉ और रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये हो जाएगा इसमें। आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज टू अचीव। भाई देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 72 है। बहुत पूछे जाते हैं लोकल गवर्नमेंट से सवाल आपके। 72, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सहभागिता द्वारा शासन चले, क्या ऐसा है मकसद? या सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, या धार्मिक विविधता देखने को मिले? तो देखो भाई, यहां पे ध्यान रखेंगे आप, सभी लोगों का शासन में भागीदारी बढ़े, ये पंचायती राज का उद्देश्य है। क्योंकि केंद्र के स्तर पे सरकार अलग चल रही है, राज्य के स्तर पर सरकार अलग चल रही है, और जो तीसरे स्तर की सरकार है भारत में, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार कहते हैं, तो वो स्थानीय सरकार की जो शुरुआत है वो तो आपने पढ़ी है एनसीईआरटी में, कि जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी भारत सरकार ने पहले 1957 में, उसके बाद 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान का जो जिला नागौर है, वहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा जाता है? तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया जाता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में करके, और संविधान में जो है पंचायती
राज्य इंस्टीट्यूशन जोड़ दिए जाते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में, और अनुसूची है 11, भारतीय संविधान के भाग 9 में और अनुसूची कौन सी में, 11 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट जोड़ी गई, इसका उद्देश्य यही था कि एक तो लोगों की भागीदारी बढ़े ग्रास रूट लेवल पर भी, जमीनी स्तर की सरकार में भी, और दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। जो सेंट्रलाइजेशन होता है उस केंद्रीयकरण, उसका मतलब होता है कि पूरा भारत का कंट्रोल केंद्र से हो, वही ऑपरेट करे। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर शक्तियां अलग हों, राज्य स्तर पर अलग हों, और तीसरा जो सरकार का स्तर हमने फॉलो किया वो लोकल गवर्नमेंट था। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है। तो सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ए और सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही है। बोलो क्लियर हुआ, पहला सही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 73rd। Which of the following topics are highly appropriate for middle level student? जो मिडिल स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन से विषय अति उपयुक्त हैं, कौन से विषय अति उपयुक्त हैं? तो एक तो कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन उपयुक्त है। बताओ भाई, उपयुक्त है? बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए, अब वो क्या समझेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी का योगदान समझ जाएंगे। ठीक, तीसरा स्टेटस ऑफ विमेन इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति क्या है, वो भी सही है मिडिल क्लास के बच्चों के लिए। रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, वो नहीं सही, उपयुक्त विषय नहीं है। तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ए और सी। बोलो हाँ समझ आया। चलो आगे बात करेंगे हम क्लियर है यहां तक भाई? चलो तो 73rd का हमने देख लिया, 74th देखें। हाउ कैन अ सोशल स्टडीज टीचर डेवलप सोशल वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है वो विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, अनुशासन के भाव का विकास करके, या स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, या विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, या कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन सही है, बिहेविंग इन द एप्रोप्रिएट मैनर इन स्कूल एंड क्लास ये भी सही है, और फॉलो एप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन क्लास और स्कूल ये भी सही है। कमर्शियल मूवी दिखा के थोड़ी ना करोगे। तो तीसरा गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये आ जाएगा। क्या करना है, सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है स्टूडेंट के बीच में, तो वो ऐसे ही होगा उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवा के। आगे, which one of the following teaching methods are suitable to overcome the teaching challenges faced in social sciences? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो कौन सी वो शिक्षण विधियां हैं जो सामाजिक विज्ञान में जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने में कारगर साबित होंगी? 75 पढ़ लेते हैं।
फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि विशिष्ट से सामान्य तक या जटिल से सामान्य तक पढ़ाना है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाना है, हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाना है, या विश्लेषण से संश्लेषण तक पढ़ाना है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो भाई देखो 75 यहां पे ध्यान रखना, आप स्पेसिफिक से जनरल तक ले जाएंगे हम उनको समझाते हुए, और कॉम्प्लेक्स कठिन से जनरल की ओर ले जाएंगे। मेथड्स आर सुटेबल टू ओवरकम द टीचिंग चैलेंजेस फेस्ड इन सोशल साइंस। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त हैं? 75 बिल्कुल सही, ठीक है। ए सी डी हो जाएगा, ए सी और डी, नॉन टू अननोन, और डी फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो ए सी डी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देख लीजिए अगला। What does it mean to use dialectic approach to teaching in the social science classroom? यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? डायलेक्टिकल, डिबेट वाला। तो 76 ध्यान रखेंगे, पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों और एटलस का प्रयोग करना, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग। तो ध्यान रखना, जब भी ये द्वंद्वात्मक विधि आपके सामने आए, डायलेक्टिकल अप्रोच आए, तो समझ जाइए डायलेक्टिकल का मतलब है वाद विवाद यानी कि डिस्कशन, ठीक है, वार्ता, टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्ता चले, उसे ही बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड, ठीक है, ध्यान रखना। एमओडी प्लेटो ने दिया था, ये एक व्यक्ति हैं एंशिएंट ग्रीस के, प्लेटो, डायलेक्टिक, मेथड ऑफ डायलेक्टिक। 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिटिकल क्वेश्चन। टीचर के द्वारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो किस कैटेगरी में काउंट होगा? एक्सप्लोरेटरी और क्रिटिकल क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन काउंट होगा? यानी कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? 77 देख लेते हैं। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड? ये नहीं आएगा। इज द सन अ स्टार? बॉय, क्या सन एक स्टार है और क्यों? अब बताओ इस पे, ओपन एंडेड। तो ये बी सही है इसका। सी, व्हाई डज मोर पॉपुलेशन रिसाइड इन नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रहती है? ये भी आ जाएगा। बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द पाक वाटर ट्रीटी लोकेटेड? ना, ये भी नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा बी और सी, ठीक है। तो 77 का क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, ठीक है भाई, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें, स्मॉल वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज प्रेफर टू एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स बिकॉज। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्यों? उन्हीं को रखते हैं रोजगार में, क्यों, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। स्टेट हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ वर्कर्स बेनिफिट। राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, गलत। दे कैन बी फायर्ड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। इरेगुलर यानी कि कैजुअल वर्कर्स को क्यों रखते हैं छोटे कंपनी वाले? कि जब उनका मन करेगा तो निकाल देंगे, रेगुलर वर्कर को नहीं निकाल सकते, नोटिस पीरियड देना होगा, सर्व करना होगा, ठीक है, नोटिस देना होगा उनको, और एम्प्लॉय को भी अगर छोड़ना है तो नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया आपका
ये बी। और आपका मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लिटरेट, ऐसा नहीं है। दे कुड बी पेड लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, ये कम से कम वेतन पे मिल जाते हैं। तो बी और डी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। नेल्सन मंडेला spent 28 years of imprisonment along with thousands of black and colored people। जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने 28 वर्ष कैद में रहे, वो हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए उन्होंने। तो इसका आंसर राजा और राजाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें जेल में रहना पड़ा, या रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तो भैया बहुत बढ़िया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, रंग भेदभाव के खिलाफ उनका आंदोलन था नेल्सन मंडेला। ठीक है, काले गोरे का भेद, काले गोरे का भेद नहीं, सबसे हमारा नाता है। बहुत बढ़िया मनोज कुमार। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ये भी लोकल गवर्नमेंट से आगे, स्थानीय सरकार से आपके बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में ग्राम सभा से संबंधित कौन सा कथन इनकरेक्ट है, असत्य बताना है आपको, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80, असत्य बताना है आपको। द ग्राम सभा सेक्रेटरी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ग्राम सभा मीटिंग प्रोसीडिंग्स, यानी कि ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, सही बात है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, गलत बात है, निर्वाचित नहीं होता। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, सही बात है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरा, निर्वाचित नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। आगे देखिए 81। Which of the following emerged as an important religion in modern आदिवासी history during the 19th century? 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? इस्लाम या बौद्ध या ईसाई या हिंदुत्व? क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने भाई। तो देखो ईसाई धर्म सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ऑल एडल्ट्स वर गिवन द राइट टू वोट। क्या सभी नौजवानों को वोट देने का अधिकार मिल गया था? नहीं मिला था। पहला सही है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। एटी थ्री, क्वेश्चन नंबर 83। क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपोर्टेंट इन सोशल साइंस। देखो क्रिटिकल थिंकिंग पे या क्लास में ही 3 सवाल आ गए। क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपोर्टेंट इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि इट हेल्प्स स्टूडेंट टू पास एग्जाम। ये विद्यार्थियों को एग्जाम पास करने में मदद करती है, गलत। इट अलाउज स्टूडेंट टू आर्ग्यूज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट को अलाउ करती है आर्ग्यू करने में करेक्ट आंसर के लिए, है ना। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। और आपका इट हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज इंफॉर्मेशन मोर इजीली। इंफॉर्मेशन को याद करने में मदद करती है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर लेवल थिंकिंग। ये स्टूडेंट को हाई लेवल थिंकिंग के लिए तैयार करती है, बिल्कुल सही बात। इट प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग योग्यता उसके अंदर डेवलप करती है। तो डी और ई हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 87 सॉरी। ये हमने देख लिया था, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। 87 का देख लीजिए आप। A teacher wants a student to understand the functions of governmental bodies like village panchayat. Which of the following source of data collection will provide first hand and authentic information? एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों की कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो 87 पाठ्य पुस्तक हमें सही बताएगी, अखबार के लेख या अध्ययन, यात्रा या जीवनी। तो सीधे विजिट करवा लो आप, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ बच्चों को ले जाओ आप फील्ड ट्रिप पे, और वही मदद करेगी आपकी। ठीक है, तो देखो भाई, ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये लास्ट में आंसर की ऐड कर दी है उसकी, तो रिवीजन में मदद होगी आपकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ और उसको डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।